Yeah, so hey guys, welcome back to this session. Basically, in this session, we are going to cover. We are starting our English for CVT. In this today's session, we are going to cover our figure of speech topic, which is very essential. We can say for your CVT examination. Figure of speech related question were generally asked in comprehending reading passages. So. I would suggest you to basically complete all the figure of speech which are some of the figure of speech are most important. I would suggest you to at least remember some questions of that figure of speech so you can easily solve. तो आज के क्लास में हमारा यही एजेंडा रहने वाला है, तो इसमें हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, पूरे अच्छे से फिगर ऑफ स्पीच को हम लोग इस क्लास में हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। तब देखो फिगर ऑफ स्पीच में भी बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच हमको देखने को मिलते हैं। देयर आर सो मच फिगर ऑफ स्पीच। ओके, so what we have to do is to we will cover the I think most of the figure of speech in our today's session, but साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूंगा कि ये जो फिगर ऑफ स्पीच है इसमें से कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिससे ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। ठीक, तो आज के क्लास में हम लोग क्या करेंगे, फिगर ऑफ स्पीच को अच्छे से डिटेल में विथ एग्जाम्पल समझेंगे। मेरे को ऐसा लगता है कि ये एक एक ही क्लास देखकर आपको ऐसा होना चाहिए कि आपका फिगर ऑफ स्पीच का जो भी यहाँ पे डाउट रहता है ये आप क्या कर सको, इस क्लास में इसको अच्छे से कवर कर सको। ठीक, तो एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, वी हैव टू आल्सो नो व्हाट इज फिगर ऑफ स्पीच, व्हाई वी हैव टू स्टडी दिस फिगर ऑफ स्पीच। सो अ फिगर ऑफ स्पीच इज अ basically is a literally device that conveys meaning of a in a literal way obtained by employing creative language to enhance expression and evoke emotion. Figure of speech can include metaphor, simile, personification, hyperbole, among others. By transforming ordinary expression into more imaginative phrases, figure of speech engage our senses and encourage us to think critically about the underlying meaning. So basically, why we or author use figure of speech in any sentences or paragraph? Why? Because if we want to, or author wants to enhance his writing, enhance his expression, so people can understand what he is trying to saying by those phrases or sentence. They use basically that's why they use basically figure of speech to enhance their expression and evoke emotion. So these are the some of the example of figure of speech, which include metaphor, simile, personification and hyperbole. uh, हम लोग क्या करेंगे आज के क्लास में, बट वी विल डू इज टू वी विल कवर ऑल दिस फिगर ऑफ स्पीच। एक एक करके हम लोग जितने भी फिगर ऑफ स्पीच हैं इनको कवर करेंगे डिटेल में। सबसे पहले इनका मीनिंग समझेंगे। फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस फिगर ऑफ स्पीच, व्हाट दे आर ट्राइंग टू कन्वे अस विद देयर एग्जांपल। ओके, तो हम लोग सबसे पहले अभी क्या जाने अपने क्लास में कि फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है। मैं बताया कि फिगर ऑफ स्पीच का क्यों इस्तेमाल किया जाता है, ताकि यहाँ पे ऑथर क्या कर सके, अपने राइटिंग्स को, अपने एक्सप्रेशन को, अपने सेंटेंस को और ज़्यादा एनहेंस करके क्रिएटिव लैंग्वेज में जो सामने रीडर है उसको क्या लगे कि ऑथर कुछ बताना चाह रहा है, और सामने वाला जब पढ़े, जब रीडर उन लाइनों को पढ़े, सेंटेंस को पढ़े, तो रीडर भी क्या उससे एंगेज हो। एंगेज करने के लिए और ज़्यादा ये जो हमारे फिगर ऑफ स्पीच होते हैं इनका इस्तेमाल किया जाता है ऑथर के द्वारा, ताकि यहाँ पे जो रीडर है वो क्या कर सके, वो अपने सेंसेस को यहाँ पे एक तरीके से एंगेज करके क्रिटिकली सोच सके कि ये क्या मीनिंग ऑथर अपने इस सेंटेंस से बेसिकली देना चाह रहा है। ठीक, अब देखो सबसे पहले हमारे सामने आता है फिगर ऑफ स्पीच, पहला जो हमारा है एलिट्रेशन का। सी, what is alliteration? Alliteration refers to repeating consonant sounds right next to each other which create memorable or a melodic effects. डेफिनेशन पढ़ के ही हमको पता चल रहा है कि एलिट्रेशन क्या होता है। कि एलिट्रेशन एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें हमको हर एक वर्ड से पहले या फिर हर एक लाइन से वर्ड से पहले हमको कॉन्सोनेंट वर्ड या कॉन्सोनेंट लेटर या फिर साउंड हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो एग्जाम्पल में जैसे हम लोग देखें तो यहाँ पे पहला क्या है, सी सेल्स बाय द सी शोर। अब देखो यहाँ पे स का साउंड आपको, अगर बेसिकली मैं हिंदी के बताऊं तो आपको यहाँ पे सुनाई, यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड है एस का, ये क्या हो रहा है, ये हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो अगर आपको कोई भी ऐसा सेंटेंस दिया होगा जहाँ पे आपका एक ऐसा सेंटेंस रहेगा जिसमें आपके कोई भी वर्ड से स्टार्ट, कोई भी वर्ड का अगर पहला यहाँ पे जो अल्फाबेट है वो अगर यहाँ पे तुमको
एक सिमिलर सा साउंड का पैटर्न तुमको सुनाई देगा, तो वो क्या हो जाएगा हमारा अलिट्रेशन। अब एक और हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल देखें तो एक और एग्जाम्पल हमारा क्या हो सकता है यहाँ पे, बट अ बेटर बटर मेक्स अ बटर बेटर। ठीक, अब देखो ये एक ऐसा एग्जांपल है जिसमें आपको क्या यहाँ पे जो ब या फिर बी कॉन्सोनेंट साउंड है वो आपको यहाँ पे सुनाई, मतलब अगर आप इस सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे एक तरीके से क्या सुनाई देगा। तो क्या है, बट अ बेटर बटर मेक्स अ बटर बेटर। ठीक, तो अगर मान लो ऐसा कोई भी सेंटेंस आपको देखने को मिलेगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, बेसिकली एक तरीके से वो हमारा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, तो वो हमारा हो जाएगा यहाँ पे अलिट्रेशन, जिसमें आपको कॉन्सोनेंट साउंड बार बार आपको रिपीट होते हुए दिखेंगे। ठीक, अब आगे हम लोग बढ़े उससे पहले मैं जो पेन का साइज है उसको थोड़ा कम कर लेता हूँ, वेट अ सेकेंड। दैट्स गुड या नाउ ये हमारा हो गया पहला फिगर ऑफ स्पीच। अब अगर हम लोग आगे बढ़े तो हमारा दूसरा फिगर ऑफ स्पीच क्या है, एंटीथेसिस। तो एंटीथेसिस इज अ लिटरली टेक्निक दैट प्लेसेस अपोजिट थिंग और आइडिया नेक्स्ट टू वन अनदर टू हाईलाइट देयर कॉन्ट्रास्ट। अब देखो एंटीथेसिस क्या होता है, ये एक ऐसा एक टेक्निक है जिसका इस्तेमाल करके ऑथर क्या करते हैं, यहाँ पे दो अपोजिट थिंग्स को या फिर आइडिया को एक साथ प्लेस कर देंगे ताकि यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे क्या उस सिचुएशन के बारे में बताया जा सके। तो एक एग्जांपल हम लोग देखें, इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम। अब देखो ऑथर सेम टाइम पे यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं, एक तरीके से एक ही सेंटेंस में ऑथर पहले यहाँ पे बता रहे हैं कि इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम, ये बहुत अच्छा समय में से एक था, और साथ ही में क्या यहाँ पे बता रहे हैं, इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम, यानी ये टाइम बहुत बेकार में से भी एक था। अब अगर हम लोग एक और एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये हमारा हो जाएगा पेशेंस इज बिटर बट इट हैज अ स्वीट फ्रूट। अब देखो ये सेंटेंस क्या बोल रहा है कि पेशेंस यानी धैर्य रख पाना, किसी भी चीज को लेके पेशेंस रख पाना, वो क्या है, एक तरीके से वो बिटर है। पर अगर हम लोग पेशेंस ही रखेंगे तो हम जो हमारा एंड रिजल्ट होगा वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ पे देखो अगर इसमें कैसे दो अपोजिट अपोजिट चीज़ों को यहाँ पे एक साथ रखकर एक दूसरा मीनिंग बताया जा रहा है, तो ये हमारा क्या, यही हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे एंटीथेसिस। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया हो। तो जब भी आपको ऐसे सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे तो आप इजीली समझ जाओगे कि ये क्या है, एंटीथेसिस है। ठीक, अब साथ ही में हम लोग यहाँ पे आगे बढ़े तो मैं आपको ये भी बताते चल रहा हूँ कि ये सब फिगर ऑफ स्पीच हम लोग पढ़ रहे हैं, पर इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन से है जिससे क्वेश्चंस बनता ही बनता है। बाकी जो फिगर ऑफ स्पीच है उनके बहुत कम चांसेस रहते हैं, पर जो अब मैं बताऊंगा उन फिगर ऑफ स्पीच का बहुत हाईली चांस रहता है। तो उसमें से एक हमारा होता है एलिट्रेशन। तो ये मैं आपको पहले ही यहाँ पे मार्क कर दे रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये हमारा एलिट्रेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे है ये क्या है, अपोस्ट्रॉफी। तो अपोस्ट्रॉफी एज अ फिगर ऑफ स्पीच इज व्हेन अ कैरेक्टर एड्रेस समवन और समथिंग दैट इजंट प्रेजेंट और कैन नॉट रिस्पॉन्ड। द कैरेक्टर माइट स्पीक टू समवन डिसीज्ड एंड इन एनिमेट ऑब्जेक्ट और अ कॉन्सेप्ट। अब देखो अपोस्ट्रॉफी एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें तुमको पता चलेगा कि जो मेन कैरेक्टर है, मेन यहाँ पे कोई भी या फिर कैरेक्टर हो गया या फिर कोई इंडिविजुअल हो गया, वो किसी चीज के बारे में बताएगा। इट विल टेल अबाउट समथिंग, पर वो क्या होगा, इन रियलिटी वो प्रेजेंट नहीं होगा या फिर वो रिस्पॉन्ड खुद से नहीं कर सकता है। ठीक, अब वो कैरेक्टर माइट भी किसी कोई यहाँ पे मर गया उसके बारे में बात कर रहा है, या फिर कोई यहाँ पे एनिमेटेड ऑब्जेक्ट है, या फिर यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग एग्जांपल देखें कि ओ रोमियो रोमियो वेयर फॉर आर्ट सो रोमियो। तो अभी देखो ये विलियम शेक्सपियर का ये रोमियो रोमियो एंड जूलियट यहाँ पे जो उनका नोवेल है उसमें से ये लिया गया है। उसमें जो ऑथर हैं वो यहाँ पे रोमियो रोमियो के बारे में यहाँ पे बताते हैं, पर क्या इन रियलिटी ये जो पर्सनैलिटी है क्या हमारे लिए एग्जिस्ट करता है, नहीं करता। एक और एग्जांपल से अगर मैं आपको यहाँ पे अपोस्ट्रोफी समझाऊं तो वो
माई ब्रदर्स इन लॉ न्यू फोन इज कमिंग नेक्स्ट वीक। अब देखो ये एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में देखो एक चीज समझो, ये एक यहाँ पे कोई बेसिकली क्या है, कोई कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो मेरे ब्रदर इन लॉ का न्यू फोन है वो नेक्स्ट वीक आने वाला है। तो इसमें एक ऐसा न्यू फोन है जो अभी इन रियलिटी प्रेजेंट नहीं करता है वहां पे जब इसके बारे में बात हो रहा है, पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इसी फोन के बारे में बात कर रहे हैं कि ये आने वाला है। तो समझ आ गया होगा कि एपोस्ट्रोफी किस टाइप का फिगर ऑफ स्पीच होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी ऐसे चीज के बारे में बात करते हैं जो इन रियलिटी प्रेजेंट नहीं रहता, या फिर कोई ऐसा यहाँ पे कोई ऐसा एनिमेटेड ऑब्जेक्ट होगा, या फिर तुमको किसी, हम लोग यहाँ पे मरे हुए आदमी के बारे में बात करेंगे तो वो सबसे रिलेटेड वो हमारा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा, एपोस्ट्रोफी का। ठीक, नाउ अगर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़े तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है यूफिज्म का। तो यूफिज्म इज अ सॉफ्ट एंड इनऑफेंसिव वर्ड और फ्रेजेस दैट रिप्लेसेस अ हार्श अनप्लीजेंट और हार्टफुल वन फॉर द सेक ऑफ सिंपैथी और सिविलिटी सच एज पास्ट अवे और डाउन साइजिंग। अब देखो यूफिज्म क्या होता है, जब हम किसी यहाँ पे एक हार्श चीज को, when we talk about some harsh cheese but we replaced that harsh reality with some inoffensive word, this is what is euphemism. Okay, so if we look at one example then जैसे हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल देखें तो अगर कोई यहाँ पे ओल्ड पर्सन है तो हम लोग उसको ओल्ड पर्सन ना बोलकर हम लोग उसको कैसे, सीनियर, सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन बोलकर अगर हम लोग उसके बताएंगे उसको यहाँ पे एक तरीके से उसको एड्रेस करेंगे तो क्या होगा, हमारा यही हमारा स्टोन सॉफ्ट हो जा रहा है। ओल्ड पर्सन एक हार्श नहीं लग रहा है, अनप्लीजेंट वर्ड सा, और पर हम लोग इसी को सीनियर सिटीजन से रिप्लेस कर दिए तो थोड़ा कैसा लग रहा है कि हाँ ये नॉर्मली प्यार से यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। तो जब भी आपको कोई भी ऐसा सेंटेंस देखने को मिलेगा जिसमें ऑथर किसी हार्श रियलिटी को, किसी अनप्लीजेंट चीज को यहाँ पे एक तरीके से इनऑफेंसिव वर्ड से यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एक तरीके से यहाँ पे वही हमारा यूपेइज्म हो जाएगा। ठीक, तो आई होप ये आपको समझ आया हो। अब एक और हम लोग एग्जांपल देखें तो अगर मान लो यहाँ पे किसी को जॉब से निकाला जाता है तो क्या बोला जाता है, बेसिकली यू आर फायर्ड। पर हम लोग अगर इसी चीज को, ये यू आर फायर्ड एक तरीके से यहाँ पे क्या लग रहा है, ये यहाँ पे अनप्लीजेंट सा सेंटेंस लग रहा है, या हार्श एक तुमको यहाँ पे सेंटेंस लग रहा है। पर अगर हम लोग इसी यू आर फायर्ड को अगर हम लोग यहाँ पे सॉफ्टली बोले तो हम लोग कैसे बोल सकते हैं, लेट गो। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, जब कोई भी सेंटेंस में आपको यहाँ पे लगेगा कि यहाँ पे ऑथर क्या किया है, कि ऑथर किसी हार्श रियलिटी को यहाँ पे इनऑफेंसिव वर्ड से यहाँ पे बताया है, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, एक तरीके से यहाँ पे यूफिज्म हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़े तो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है यहाँ पे हाइपरबोले का। अब देखो ये जो फिगर ऑफ स्पीच है हाइपरबोले, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट में से भी एक है और एग्जाम में बहुत ज्यादा इस पूछा भी जाता है। ठीक, तब देखो हाइपरबोले क्या होता है। तो हाइपरबोले इज अ डेलिब्रेट exaggeration that add emphasizes urgency और excitement to a statement। अब देखो हाइपरबोले क्या होता है, जब आपको कोई चीज यहाँ पे बताना रहता है, when you have to tell something to someone, पर बट आप क्या करते हो यहाँ पे उस चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर एक्सैगरेट करके आप सामने वाले से प्रेजेंट करते हो, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, हाइपरबोले हो जाएगा। अब देखो एग्जांपल देखो इसका, इफ आई डोंट ईट सून आई एम गोइंग टू डाई ऑफ हंगर। अब देखो बेसिकली यहाँ पे जो कोई भी ये पर्सनैलिटी है, ये क्या बताना चाह रहा है सामने वाले को कि मेरे को बहुत तेज भूख लग रखा है, मेरे को खाना दे दो। पर ये इस चीज को नॉर्मली ना बोलकर कैसे बोल रहा है कि अगर मुझे खाना नहीं मिलेगा तो मैं क्या हो जाऊंगा, मैं यहाँ पे मर भी सकता हूँ। ये देखो तो यहीं पे क्या किया गया है, अपने बहुत तेज भूख को ये क्या कर रहा है, एक तरीके से एक्सेग्रेट कर दे रहा है, बढ़ा चढ़ा कर बोल रहा है। तो ये ऐसा ही जब हमको सेंटेंस देखने को मिलेगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक तरीके से हाइपर बोले। अब नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे देखें एक और एग्जाम्पल,
तो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, सी क्राइड अ रिवर। अब सी इन दिस बेसिकली एग्जाम्पल what the author is trying to convey is that she cried a lot, okay, but instead of saying that saying she cried a lot, what author basically says is she cried a river. What does it want to basically indicate that कि ये जो सामने लड़की है ये बहुत ज़्यादा रोई है। तो इसी चीज़ को किसी से वो बताना चाह रहा है, और बता कैसे रहा है कि वो जितना रिवर होता है, नदी में पानी होता है एक तरीके से रिवर में, उतना ही वो रोई है, उसकी आंखों से आंसू आया है। तो आप आई होप आपको समझ आया होगा कि हाइपरबोले आपको कैसे पहचानना है। जब भी आपको यहाँ पे लगेगा कि कोई नॉर्मल चीज़ को या फिर किसी सेंटेंस को बहुत बढ़ा चढ़ाकर एग्जैगरेट करके यहाँ पे बताया जा रहा है ऑथर के द्वारा, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, हाइपरबोले। अगेन ये हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है यहाँ पे, फिगर ऑफ स्पीच। अभी दो बहुत इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच हमको देखने को मिला, एक हमारा था यहाँ पे एलिट्रेशन और दूसरा हमारे यहाँ पे क्या है, हाइपरबोले। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़े तो नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच हमारा क्या है, आयरनी। तो irony is when there is a discrepancy between expectation and reality. It often highlight contrast between appearance and truth or intention and outcome, creating a humorous, tragic or a thought provoking effect. See, अब बेसिकली आयरनी क्या होता है, आयरनी में आपको यहाँ पे आपको लगेगा कि इसका एक्सपेक्टेशन ये होना चाहिए पर रियलिटी उसका अपोजिट रहता है। मतलब कि आपको कोई चीज़ बताया जाए कि बहुत बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, पर इन रियलिटी जब आप उस चीज़ को देखोगे तो आपको क्या लगेगा कि वो जितना एक्सपेक्टेशन था मेरे को उससे क्या है, बिल्कुल अपोजिट है। तो उसी सिचुएशन में ऑथर क्या इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, आयरनी का। ठीक, अब अगर हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल ले आयरनी का तो आपको समझ आ जाएगा। अब फायर स्टेशन कैचेस फायर। सी, इस एग्जाम्पल से आपको देखकर आयरनी अच्छे से समझ आ गया होगा क्या, कि हम लोग फायर स्टेशन जो है उससे हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम फायर स्टेशन, टू प्रिवेंट फायर, ओके। बट यहाँ पे फायर देखा जाए तो फायर स्टेशन में ही आग लग गया है, जिसका काम है आग से बचाने का, उसी वहीं पे आग लग गया है। तो ये क्या एक तरीके से हमारे एक्सपेक्टेशन से सीधे यहाँ पे अपोजिट चीज हो रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आयरनी हो जाएगा। ठीक, एक और हम लोग अगर यहाँ पे एग्जाम्पल देखें तो a pilot develops a fear of heights after year of flying. See, what in this example we are seeing is कि एक पायलट है, उसको यहाँ पे जो ऊंचाई हाइट होती है उससे क्या हो चुका है, यहाँ पे उसके अंदर फियर बैठ चुका है कि उसको ऊंचाई से, यहाँ पे हाइट से बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। और जबकि जो पायलट होता है उसका काम ही क्या रहता है कि उसको जो एरोप्लेन है उसको क्या करना है बेसिकली, या फिर हेलीकॉप्टर हो गया, ऐसे चीज़ों को उसको क्या करना है, मतलब बहुत ऊंचाई पे उसको एक तरीके से फ्लाई करना रहता है। तो वही देखो, अगर यहाँ पे आपको दो अपोजिट चीज यहाँ पे समझ आ रहा होगा कि पायलट से व्हाट डू वी एक्सपेक्ट फ्रॉम पायलट, दैट अ पायलट ही सी विल फ्लाई बेसिकली प्लेन और हेलीकॉप्टर। बट यहाँ पे पायलट को ही क्या हो जा रहा है, यहाँ पे जो हाइट पे यहाँ पे जो उड़ाने का रहता है उसी से क्या हो जा रहा है, एक तरीके से फियर डेवलप हो जा रहा है। तो ऐसे चीज में जब ऐसा आपको सेंटेंस देखने को मिलेगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आयरनी हो जाएगा। ठीक, या फिर ये भी एग्जांपल देखो कि एक यहाँ पे प्ले है ओडिपुस रेक्स का एक प्ले है, किसके जो लिखा गया है सोप्लेस के द्वारा, जिसमें ओडिपुस क्या यहाँ पे वॉज टू फाइंड एंड पनिश द मर्डर ऑफ किंग लुइस नॉट रियलाइजिंग दैट ही हिमसेल्फ इज द मर्डरर। तो ये ओडिपस है एक कैरेक्टर इनके प्ले में सोप्लेस के। तो ये ओडिपस क्या करते हैं, पूरे टाइम जो यहाँ पे किंग है लायूस, उसके यहाँ पे मर्डर को ढूंढते हैं, पर इन रियलिटी मर्डर कौन है यहाँ पे जो खुद यहाँ पे ओडिपुस है, वही यहाँ पे क्या है, मर्डरर है। तो देखो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन से क्या है, बिल्कुल यहाँ पे अपोजिट चीज हो रहा है। तो इसी ऐसे ही टाइम में हम लोग किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, एक तरीके से आयरनी का। ठीक, नाउ अगर हम लोग आगे बढ़े तो यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, लिटोट्स का। तो देखो
ये लिटोट्स है, ये जो बेसिकली लिटोट्स क्या होता है, ये बहुत इजी फिगर ऑफ स्पीच है। लिटोट्स यूजेस अ डबल निगेटिव टू क्रिएट अ पॉजिटिव। लिटोट्स एक ऐसा आपको फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें ऑथर को अगर मान लो कुछ पॉजिटिव बताना होगा, if author is trying to convey you something positive, then he use double negative thing or double negative terms to बेसिकली शोकेस इज पॉजिटिव आइडिया। सो अगर एग्जांपल हम लोग देखें तो ये क्या हो जाएगा, यू आर नॉट रॉन्ग। सी अब इसमें डबल यू आर नॉट रॉन्ग एग्जांपल में डबल निगेटिव चीज क्या है, तो एक यहाँ पे रॉन्ग क्या हो गया, ऑलरेडी निगेटिव है, और यहाँ पे क्या है नॉट, ये दोनों क्या है यहाँ पे निगेटिव वर्ड है, और इन्हीं दोनों निगेटिव वर्ड को यहाँ पे ऑथर इस्तेमाल कर रखे हैं क्या यहाँ पे कन्वे करने के लिए कि तुम यहाँ पे गलत नहीं हो। यानी गलत नहीं हो तो क्या, ये पॉजिटिव सेंटेंस हुआ कि तुम सही हो। तुम सही हो यानी यू आर राइट को यहाँ पे ऑथर कन्वे करने के लिए यहाँ पे क्या किए हैं, एक तरीके से डबल निगेटिव वर्ड का इस्तेमाल कर रखे हैं, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, लिटोट्स हो जाएगा। अगर हम लोग एक और एग्जाम्पल देखें तो सेंटेंस बड़ा सा, तो I wasn't little upset instead of I was वेरी अपसेट। सी इस एग्जांपल में भी आपको दो निगेटिव चीज यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, आई वॉजेंट लिटल अपसेट, इंस्टेड वो क्या है यहाँ पे बहुत ज्यादा मैं यहाँ पे क्या थी, अपसेट थी। तो ये आपको समझ आ गया होगी कि जब भी यहाँ पे ऑथर डबल निगेटिव चीजों का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारा एक तरीके से वही हमारा लिटोट्स हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा मेटाफर है। सी अब मेटाफर में आपको समझाऊं उससे पहले मैं आपको बोलूंगा कि मैं सिमिली आपको एक तरीके से यहाँ पे क्या करूँ, एक तरीके से समझा सकूं। तो देखो यहाँ पे सिमिली क्या होता है, तो अगर सिमिली हम लोग समझे यहाँ पे, तो सिमिली में सिमिली कंपेयर्स टू डिसिमिलर थिंग्स यूजिंग लाइक और एज टू गिव द रीडर अ मोर विविड अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग। अब देखो सिमिली में क्या होता है, बेसिकली हमको जब ऑथर यहाँ पे दो किसी चीजों के बारे में कंपैरिजन करते हैं और कंपैरिजन करने के लिए ऑथर यहाँ पे लाइक या फिर एज का इस्तेमाल करेंगे, ठीक, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, सिमिली हो जाएगा। अब देखो कोई भी डिसिमिलर थिंग्स का यहाँ पे कोई भी अनलाइक चीजों का यहाँ पे क्या किया जा रहा है, व्हाट ऑथर इज डूइंग इन सिमिली सेंटेंसेस इज दैट he basically compares to this dissimilar things using what, like or as. This is very much important that in simile author uses like or as to compare two dissimilar things. Okay, तो अगर हम लोग एग्जांपल देखें तो एग्जांपल क्या हो जाएगा, the girl is as beautiful as a rose. See what in this sentence author is trying to do is he is comparing girls with rose, and we all know that girl and rose are basically two dissimilar things. We cannot compare them, but we can compare them, but author is comparing girls to rose by using what, as. See, so whenever you see is that when something is comparing with another thing which is dissimilar, so and when author using as or like, then the sentence will be what, simile। ठीक, एक और हम लोग यहाँ पे एग्जांपल देखें तो लाइफ इज लाइक अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स। सी इसमें ऑथर क्या कर रहे हैं, लाइफ को चॉकलेट से कंपेयर कर रहे हैं कि लाइफ कैसा है, जो चॉकलेट का बॉक्स होता है उसके जैसा है। तो अब इस कंपैरिजन में ऑथर किस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, लाइक का। व्हाट ऑथर इज यूजिंग हियर इज लाइक। सो ऐसा अगर आपको कोई भी सेंटेंसेस देखने को मिलेगा जब ऑथर यहाँ पे दो चीजों का डिसिमिलर थिंग का कंपैरिजन करेंगे या फिर लाइक या फिर एज का इस्तेमाल करके, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, सिमिली। और ये हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच में से एक है जो सीयूटी में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जिस कारण से आपको सिमिली बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो सिमिली अभी हम लोग किए, सिमिली समझ आया होगा, उसमें क्या किया जा रहा है, दो डिसिमिलर थिंग्स का कंपैरिजन किया जा रहा है किस चीज़ का इस्तेमाल करके, लाइक या फिर एज का। ठीक,
अब हम लोग आते हैं किस पे, मेटाफर पे। सी अगेन मेटाफर में भी यहाँ पे दो कंपेरिजन होगा, दो डिसिमिलर थिंग्स का, बस इसमें बस चेंजेस एक चीज का, इसमें हम लोग लाइक और एस का यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। समझ आया? लाइक और एस का यूज नहीं करना है तो क्या हो जाएगा, हमारा मेटाफर हो जाएगा। जो कोई भी सेंटेंस आपको यहाँ पे दिखेगा जिसमें ऑथर किसी दो चीजों के बारे में कंपेयर कर रहे हैं जो दोनों एक दूसरे से सिमिलर नहीं है, तो यहाँ पे अगर मान लो एक में लाइक या फिर एस का इस्तेमाल हो रखा है तो वो हमारा मेटाफर हो जाएगा, और किसी सेंटेंस में लाइक या फिर एस का इस्तेमाल नहीं हुआ है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, बेसिकली सॉरी, जिसमें लाइक या फिर एस का इस्तेमाल हुआ है वो हमारा सिमिली हो जाएगा, और जिस सेंटेंस में लाइक या फिर एस का इस्तेमाल नहीं हुआ है वो हमारा क्या हो जाएगा, बेसिकली मेटाफर हो जाएगा। एग्जाम्पल हम लोग देखें तो द होटल इज अ डायमंड इन द स्काई। इसमें भी ऑथर क्या कर रहे हैं, होटल को किससे कंपैरिजन कर रहे हैं कि होटल क्या है, डायमंड इन द स्काई है, डायमंड से एक तरीके से ऑथर यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं। पर इसमें एक चीज देखो, क्या इस वाले कंपैरिजन में ऑथर लाइक या फिर एस का यूज किए हैं, नहीं किए हैं, जिस कारण से क्या हो जाएगा, हमारा ये मेटाफर हो जाएगा। तो यही टेक्निक होता है आपको मेटाफर और सिमिली बहुत मतलब अच्छे से याद रखने का, और मेटाफर भी बहुत वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच में से एक है जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। आई होप आपको समझ आया हो। सिमिली में व्हाट वी डू इन सिमिली इज बेसिकली वी कंपेयर टू डिसिमिलर थिंग्स यूजिंग लाइक और एस, बट इन मेटाफर वी कंपेयर टू डिसिमिलर थिंग विदाउट यूजिंग लाइक और एस। ठीक, तो यही बेसिक दो डिफरेंस है यहाँ पे मेटाफर और सिमिली में, जो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगर आपको मेटाफर याद है तो सिमिली भी हो जाना चाहिए, या फिर सिमिली आपको याद है तो मेटाफर भी बहुत इजीली हो जाएगा। एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझ लिए। ठीक, अब अगर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़े तो नेक्स्ट हमारा अब देखो मेटोनमी क्या होता है। तो मेटोनमी एक ऐसा लिटरली डिवाइस है जिसमें इन विच अ वर्ड और ऑब्जेक्ट स्टैंड फॉर क्लोजली रिलेटेड वर्ड और ऑब्जेक्ट। मेटोनमी गिव्स अ राइटर मोर वेरिएबिलिटी विद डिस्क्रिप्शन। अब देखो मेटोनमी क्या होता है, बेसिकली मेटोनमी एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें ऑथर क्या करते हैं, किसी चीज के बारे में बताएंगे और उस चीज को उस रियल वर्ड से इंडिकेट ना करके उससे कोई क्लोजली रिलेटेड वर्ड होगा उसका इस्तेमाल कर देंगे, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेटोनमी हो जाएगा। अब देखो एग्जाम्पल से हम अच्छे से समझ जाएंगे। आई थॉट इस मूवी वर बेटर वेन दे वरेंट सो हॉलीवुड। सी अब यहाँ पे ऑथर क्या किए हैं, यहाँ पे हॉलीवुड चीज को यहाँ पे हॉलीवुड वर्ड का इस्तेमाल किए हैं इंस्टेड ऑफ व्हाट कि अमेरिकन फिल्म इंडस्ट्री। तो ऑथर यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं कि जब आप मुझे ऐसा लगता है कि उसका मूवी अच्छा तब होता है जब वहाँ पे जो अमेरिकन जब एक तरीके से अमेरिकन फिल्म इंडस्ट्री में नहीं बनता है तब। पर ऑथर उस अमेरिकन फिल्म इंडस्ट्री का इस्तेमाल ना करके यहाँ पे एक उससे क्लोजली रिलेटेड जो वर्ड है हॉलीवुड उसका इस्तेमाल कर ले रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक तरीके से मेटोनमी हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेकर अगर हम लोग मेटोनमी को समझे तो द पेन इज माइटर देन द सॉरो। अब देखो इसमें ऑथर क्या कर रहे हैं, इसमें भी ऑथर दो ऐसे एक तरीके से किसी चीज के बारे में बता रहे हैं, पर इसमें ऑथर यहाँ पे सॉरोड के जगह यहाँ पे इंस्टेड ऑफ क्या इस्तेमाल कर सकते थे, मिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल कर सकते थे। पर ऑथर क्या किए, मिलिट्री फोर्स एक रियल जो टर्म है उसका इस्तेमाल ना कर यहाँ पे किस चीज का इस्तेमाल किए हैं, सॉरोड का। तो ऐसे सेंटेंसेस जब जहां भी आपको देखने को मिलेंगे जिसमें ऑथर किसी चीज के बारे में यहाँ पे बताएंगे, जिसमें क्या होगा कि ऑथर जो एग्जैक्ट यहाँ पे वर्ड है वो ना बताकर जो उससे क्लोजली रिलेटेड वर्ड है उसका इस्तेमाल कर देंगे अपने सेंटेंसेस में, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा मेटोनमी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हमारा है फिगर ऑफ स्पीच ओनोमोटोपिया।
सी तो व्हाट इज ओनोमेटोपिया? ओनोमेटोपिया इज व्हेन अ वर्ड imitates the natural sound of thing making the description more expressive and vivid. ओनोमेटोपिया आपको एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है, आपको बहुत इजीली ये समझ आने वाला है, जिसमें आपको कोई भी साउंड यहाँ पे दिखेगा सेंटेंस के अंदर कोई भी साउंड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, एक तरीके से ओनोमेटोपिया हो जाएगा। तो एक एग्जांपल देखें तो द बैकॉन सिजल्ट इन द पेन। अब देखो हम किसी भी चीज को यहाँ पे पेन जो होता है पेन में डालते हैं तो क्या होता है, एक साउंड आता है सिजल्ट का, तो वही यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, द वर्ड सिजल्ट इमिटेट्स द साउंड ऑफ बैकॉन कुकिंग। जब हम लोग यहाँ पे बैकॉन यहाँ पे कुक करते हैं तो उस समय हमको पेन से एक साउंड आता है सिजल्ट का। या फिर देखो कोई भी अगर सेंटेंस देखने को मिलेगा जिसमें आपको किसी चीज के साउंड के बारे में बताया जाएगा, जैसे स्नेक का साउंड क्या है यहाँ पे, स्नेक का साउंड यहाँ पे हमको हिस, स्नेक का साउंड क्या है यहाँ पे, हिस। या फिर हनी बी का साउंड यहाँ पे, हनी बी का साउंड क्या है यहाँ पे, बस। तो कहीं किसी भी सेंटेंस में जहाँ पे किसी के साउंड के बारे में यहाँ पे बताया जाएगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ओनोमेटोपिया हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखें फिगर ऑफ स्पीच, तो ये हमारा है ऑक्सीमोरॉन। तो एन ऑक्सीमोरॉन इज अ फ्रेज दैट यूज टू कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड टू क्रिएट अ न्यू मीनिंग। अब सी ऑक्सीमोरॉन क्या है, एक फ्रेजेस होता है, कंप्लीट सेंटेंस नहीं होगा, इनकम्प्लीट सेंटेंस होगा। ऑक्सीमोरॉन जहां भी आपको इस्तेमाल होते हुए दिखेगा तो उसमें क्या होगा, दो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स, यानी इन रियलिटी दोनों वर्ड्स एक साथ यहाँ पे नहीं रख सकते हैं। अगर एक रहेगा तो दूसरा क्या करेगा, सामने वाले को दूसरे वर्ड को कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, पर दोनों का इस्तेमाल करके दो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है फ्रेजेस में, किस लिए, यहाँ पे एक न्यू मीनिंग यहाँ पे एक तरीके से बनाने के लिए। तो अगर हम लोग ऑक्सीमोरॉन का एग्जांपल देखें तो बहुत इजी एग्जांपल है, यू आर प्रिटी अगली। सी अब यहाँ पे ऑथर दो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड का इस्तेमाल किए, एक प्रिटी, एक दूसरा क्या है यहाँ पे अगली। अब बताओ ये दोनों वर्ड एक दूसरे से अपोजिट है कि नहीं है, पर ऑथर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दोनों वर्ड का यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि एक न्यू यहाँ पे मीनिंग हम लोग दे सके। तो अगर ऐसा कोई भी सेंटेंस आपको देखने को मिलेगा जिसमें दो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड एक साथ होंगे, ठीक, कहाँ, एक साथ, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीमोरॉन हो जाएगा। ये आपको ऑक्सीमोरॉन में बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि दो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड एक साथ होने चाहिए। ठीक, तो एग्जांपल एक हमारा ये हो गया, यू आर प्रिटी अगली। अब एक और हम लोग यहां पे देखें एग्जांपल, द जोक वाज सीरियसली फनी। अब देखो इन दिस एग्जांपल व्हाट ऑथर इज ट्राइंग टू डू इज, यहां पे भी ऑथर क्या कर रहे हैं, एक तरीके से दो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड को एक साथ यहाँ पे ला दिए ताकि यहाँ पे क्या बोल सके, क्या बता रहे हैं कि एक न्यू यहाँ पे मीनिंग, एक अपना आइडिया कन्वे कर सके, एक मीनिंग बता सके। तो इसमें भी देखो दो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड है कि फनी भी और सीरियसली भी, दोनों एक साथ हो सकते थे, नहीं हो सकते थे, पर दोनों सेंटेंस में फ्रेज में एक साथ है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ऑक्सीमोरॉन हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ आया हो। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा फिगर ऑफ स्पीच है पैराडॉक्स। A paradox is a statement that appear to contradict itself, but it contains some truth, theme और humor. अब देखो पैराडॉक्स एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होगा जिसमें आपको लगेगा कि अपने ही चीज को यहाँ पे एक तरीके से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, पर उसमें कुछ आपको ट्रूथ देखने को मिलेगा, कुछ सच्चाई, कुछ यहाँ पे ह्यूमरस चीज देखने को मिलेगा। अब एग्जाम्पल से हम लोग समझे तो ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर। अब सी ऑथर यहाँ पे क्या जो जॉर्ज ऑरवेल हैं, इनका जो नोवेल है एनिमल फार्म, इस पे ये क्या बोल रहे हैं कि जितने भी एनिमल हैं सब बराबर है, ऑल द एनिमल्स आर इक्वल, बट उसमें भी कुछ ऐसे एनिमल है वो क्या है यहाँ पे उनसे ज्यादा यहाँ पे एक तरीके से क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो यहाँ पे ऑथर क्या किए हैं कि ऑथर यहाँ पे अपने ही सेंटेंस को एक तरीके से कॉन्ट्राडिक्ट किए हैं आगे के स्टेटमेंट में ह्यूमरस वे में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पैराडॉक्स हो जाएगा। ठीक, आई होप आपको ये समझ आया हो। पैराडॉक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच में से एक है। ठीक, एक और एग्जांपल हम लोग पैराडॉक्स समझे का देखें तो द ओनली कांस्टेंट इज चेंज। अब देखो यहाँ पे भी क्या है, कांस्टेंट भी आ गया, चेंज भी आ गया। ऑथर पहले क्या बोल रहे हैं, कांस्टेंट यानी
नो चेंज, कांस्टेंट का क्या मीनिंग होता है, पर साथ में ऑथर चेंज वर्ड का भी इस्तेमाल कर दिए, तो क्या बोल रहे हैं कि द ओनली कांस्टेंट इज चेंज, एक ही चीज ऐसा कांस्टेंट है, वो क्या है यहाँ पे, चेंज है, कि वो हमेशा बदलते ही रहना है। तो ऐसा हमारा फिगर ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा, एक तरीके से पैराडॉक्स। ठीक, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है क्या, पर्सोनिफिकेशन। सी, अब पर्सोनिफिकेशन में क्या है हमारा यहाँ पे, पर्सोनिफिकेशन बहुत इजी फिगर ऑफ स्पीच है और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच में से भी है, जो आपसे पूछा जाता है। पर्सोनिफिकेशन एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें ऑथर क्या करेंगे, किसी नॉन लिविंग थिंग्स को, किसी नॉन लिविंग थिंग्स को यहाँ पे ह्यूमन क्वालिटीज दे देंगे। व्हेन ऑथर असाइन सम ह्यूमन एट्रीब्यूट्स टू नॉन ह्यूमन थिंग्स, देन व्हाट इट विल बिकम इज योर पर्सोनिफिकेशन। ठीक, एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा पर्सोनिफिकेशन। अब देखो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का एग्जांपल देखो, द विंड सिंग्स स्लोली। सी, इस एग्जांपल में आपको एक चीज देखने को मिल रहा है, गाता कौन है, सिंगिंग का काम किसका है, ये क्वालिटीज किसके हैं, ये ह्यूमन क्वालिटीज हैं, पर यहाँ पे ऑथर किसको ये क्वालिटीज दे दी है, नॉन ह्यूमन थिंग्स को, यानी विंड को। तो अगर आपको ऐसा कोई भी एग्जांपल देखने को मिलेगा जिसमें किसी नॉन लिविंग थिंग्स को या फिर नॉन ह्यूमन थिंग्स को एक तरीके से ह्यूमन क्वालिटीज उसको दे दिया जाएगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, पर्सोनिफिकेशन होगा। समझ आया, बहुत इजी पर्सोनिफिकेशन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, कि इस एग्जांपल से द विंड सिंग स्लोली, या फिर एक और एग्जांपल हम लोग पर्सोनिफिकेशन का देखें तो द स्टार्स स्माइल अबव। अगेन, अब स्माइलिंग ये किसका क्वालिटीज है, ह्यूमन क्वालिटीज है। ठीक, पर इसमें ऑथर क्या किए हैं इस सेंटेंस में, जो स्टार्स को क्या किए एक तरीके से यहाँ पे ह्यूमन क्वालिटीज दे दी है, यानी स्माइल करने का। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच, पर्सोनिफिकेशन। तो ये बहुत ज्यादा फिगर ऑफ स्पीच है। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो अभी तक हम लोग कितने मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच पढ़े हैं, तो एक हमारा पर्सोनिफिकेशन हो गया, उसके बाद दूसरा पैराडॉक्स, तीसरा मेटाफर, 3, चौथा हाइपरबोले, पांचवा हमारा एलिट्रेशन। अभी तक टोटल कितने, 5 बहुत इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, अब अगर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़े तो हमारा एक 5 और एक हमारा ये सिमिली 6 बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हमारा एक और यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच है इस क्लास का लास्ट, तो साइनेडॉच। तो साइनेडॉच क्या होता है, साइनेडॉच इज व्हेन अ स्मॉलर यूनिट इज यूज्ड टू सिग्निफाई अ लार्जर यूनिट और वाइस वर्सा। सी, व्हाट वी डू इन साइनेडॉच इज, जब हमको किसी बड़े चीजों यहाँ पे एक लार्जर यूनिट है या फिर कोई बड़ा चीज है, उसको हम लोग यहाँ पे उसके बारे में बात करेंगे, तो हम लोग उसको रिप्लेस कर देंगे, किसी छोटे यूनिट से रिप्लेस करके उसके बारे में बात करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, साइनेडॉच। या फिर किसी छोटे चीज के बारे में बताएंगे तो बड़े यूनिट का यहाँ पे उसके जगह रिप्रेजेंटेशन कर देंगे, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, एक तरीके से साइनेडॉच हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे साइनेडॉच का एग्जाम्पल देखें तो द हेड ऑफ the school speaks to the class। अब देखो इस एग्जांपल में साइनेडॉच ये कैसे है, द हेड ऑफ द स्कूल। अब देखो हेड ऑफ द स्कूल कौन होता है यहाँ पे, प्रिंसिपल। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग प्रिंसिपल वर्ड इस्तेमाल ना करके यहाँ पे किसी बड़े पोजीशन के बारे में बात की है। प्रिंसिपल एक बड़ा पोजीशन है, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, पर प्रिंसिपल इस्तेमाल ना कर हम लोग यहाँ पे क्या इस्तेमाल कर दिए, द हेड ऑफ द स्कूल। तो ऐसा कोई भी सेंटेंस आपको देखने को मिलेगा जब हम इसमें किसी लार्जर यूनिट के बारे में बात करेंगे, किसी स्मॉलर वर्ड का इस्तेमाल करके किसी बड़े पोजीशन के बारे में जब भी बात करेंगे, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक तरीके से साइनेडॉच हो जाएगा। या फिर एक और एग्जांपल देखें कि ऑल हैंड ऑन डेक। अब देखो, अब ये एक एग्जांपल है, ऑल हैंड ऑन डेक। अब देखो इसमें ऑल हैंड किस चीज को रिफर कर रहा है, इसमें जितने भी हैंड्स किसको रिफर कर रहा है, जो क्रू मेंबर है, जो शिप पर यहाँ पे काम करते हैं उनको। ठीक, और यहाँ पे
यहाँ पे क्या किया जा रहा है, इंस्टेड ऑफ मॉनिटरिंग द एंटायर पर्सन इट यूजेस द हैंड टू रिप्रेजेंट द होल। अब देखो यहाँ पे जो एक डेक यानी कोई भी यहाँ पे मान लो शिप हो गया, तो शिप पे एक इंडिविजुअल यहाँ पे काम नहीं करता है, इसमें बहुत सारे क्रू मेंबर होते हैं। पर हम यहाँ पे क्रू मेंबर, सभी क्रू मेंबर के बारे में यहाँ पे बात ना कर कर हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल कर दिए ऑल हैंड्स। तो ये क्या हो जा रहा है, हमारा सभी जितने भी क्रू मेंबर है उनको यहाँ पे उनका रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे कर दे रहा है। तो ऐसा एग्जांपल हमारा क्या हो जाएगा, साइन ए डॉज का। ठीक, तो देखो ये आज का जो हमारा क्लास था, बेसिकली आज के क्लास में हम लोग फिगर ऑफ स्पीच जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं हम लोग कवर कर चुके हैं। उसमें से ही मैं बताया कि किस फिगर ऑफ स्पीच से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तुमको देखने को मिल सकता है। ठीक, तो आज के क्लास में हम लोग अच्छे से फिगर ऑफ स्पीच कर लिए, आपको मैं कॉन्सेप्ट भी दे चुका हूँ, एग्जांपल के साथ समझे लोग। प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा ये क्लास के बाद, ताकि आप प्रैक्टिस कर सको। और साथ ही मैं आपको बता दिया हूँ 6 से 7 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है, जिससे अगर 10 क्वेश्चन बन रहे हैं तो 10 में से 9 का 9 उसी में से आने वाला है, 100% है। एक ही बहुत कम चांस रहता है एक का कि वो इनमें से बाहर से आ सके। ठीक, अब आपको फिगर ऑफ स्पीच को कंप्लीट करना है। तो हमारे आज के सेशन में इतना ही, फिर से हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद। और कोई भी आपको डाउट होगा तो क्या कर सकते हो, आप डायरेक्टली मेरे से पूछ भी सकते हो। ठीक, बाय गाइस।